नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 80 का एक्शन प्लान। 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर जमावट जमाना शुरू कर दिया है। नजर सभी दलों के मिशन 2024 पर है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 80 सीटों का सहयोग दिल्ली की गद्दी के लिए दिया जा सके और उसके लिए यूपी में बीजेपी का एक्शन प्लान रेडी है। वहीं सपा और बसपा, कांग्रेस और आरएलडी के साथ ही प्रसपा भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों को अपने वोट बैंक को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। बात बीजेपी की करें तो यूपी में चुनौती जाट वोटों को साधने की है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जाट सबसे ज्यादा नाराज होकर उभरा था। हालांकि बीजेपी ने पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके जाटों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी और वो नाराजगी किसान आंदोलन से उभरी थी। बीजेपी को लगता है कि भूपेंद्र चौधरी के बहाने वो रुहेलखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सियासी तौर पर साध सकेगी। मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी ऐसे इलाके से आते हैं जहां बीजेपी सबसे कमजोर मानी जाती है, यानी कि सबसे मजबूत दौर में भी मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर ऐसे जिले बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती वाले जिले रहे हैं। इस बार बीजेपी ने संगठन के दोनों अहम पदों पर इन्हीं जिलों से आने वाले दो लोगों को जिम्मेदारी दी है। चाहे धर्मपाल सिंह सैनी, जो कि संगठन मंत्री बनाए गए हैं, वो बिजनौर से आते हैं और भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद से। बीजेपी को लगता है कि वो भूपेंद्र सिंह चौधरी के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच अपने खोए जनाधार को दोबारा से वापस ला सकती है और पा सकती है। दरअसल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ होने की वजह से मुस्लिम वोट पहले ही जयंत चौधरी के साथ है और अब वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों को जोड़ने की भी कवायद में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरने वाला है और इसे ही भांपते हुए बीजेपी ने संगठन के अपने सबसे विश्वासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगाया है, जिससे जाट, यादव और दलित समीकरण बनने से पहले ही जमींदोज किया जा सके। चर्चा पहले ब्राह्मण परिवार की रही, फिर दलित चेहरे की रही और आखिर में ओबीसी से केशव मौर्य की रही। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने जाटों की नाराजगी खत्म करने को अपनी प्राथमिकता दी और उनके बीच से ही एक जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भूपेंद्र सिंह चौधरी की खूबियां अगर देखें तो वो एक लो प्रोफाइल संगठन के ऐसे नेता हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे हैं और अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मंत्री के तौर पर उनके सहयोगी थे। केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब ये मान लीजिए कि संगठन में उनका जनाधार बहुत अच्छा है। आरएसएस के अनुशासन में पले बड़े भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो संगठन में एक जाना माना नाम है और ऐसा जाना माना नाम है जिनका अपना जनाधार है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान यदि उनको सौंपी गई है तो आप समझ लीजिए कि क्या उनका अनुभव, उनकी ये जिम्मेदारी क्या मिशन 2024 को भारतीय जनता पार्टी के लिए और आगे दिल्ली की गद्दी के लिए जिता पाएगी। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएलडी नेता हैं रविंद्र सिंह पटेल, सपा गठबंधन। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा नेता विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जयतिलक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। एक तो जिस तरह से खबरें हैं, जिस तरह से बातें हैं कि जाटों को साधने की कवायद, या ठीक है हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है किसी से कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी सी कहते हैं ना उठापटक होती रहती है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन किसी से नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। यदि ऐसा है तो फिर भूपेंद्र चौधरी को लाने का क्या मकसद या बदलाव करने की क्या जरूरत? मैं अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखते हुए अनुमति लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने पहला प्रश्न बीजेपी से लिया है। विवेक श्रीवास्तव जी। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू रहता है। स्वतंत्र देव जी सरकार में मंत्री बन चुके थे, उनको ये पद छोड़ना था और हमारे यहाँ कोई परिवारवाद है नहीं कि एक ही परिवार से अध्यक्ष होगा या एक ही उससे होगा। नया अध्यक्ष हमें बनाना था। नए अध्यक्ष की खोज पूरे प्रदेश से हो रही थी।
जो जमीनी हो, जो कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य हो, कार्यकर्ताओं के बीच से हो, जिसका लंबा अनुभव हो, ऐसे सारे मानदंडों पे भूपेंद्र चौधरी जी का नाम खरा उतरा और उनको आगे किया गया। देखिए, चर्चाएं हमारे यहाँ बहुत नामों पे होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक दल है, बहुत सी चर्चा होती है, लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लग करके जो नाम बाहर आता है उसको सब स्वीकार करते हैं। और भूपेंद्र चौधरी जी आज हमारे अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने अध्यक्षीय प्रथम उद्बोधन में ही पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया। 80 की 80 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का वचन उन्होंने अपने प्रथम अध्यक्षीय उद्बोधन में दिया है और उससे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से उस वचन को, उस वादे को पूर्ण करने में लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी विश्राम लेने वाला दल नहीं है, लगातार चलने वाले लोग हैं और हम अपने काम पे लग चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और विवेक श्रीवास्तव जी, ये 80 के 80 का जो पूरा टारगेट है, मुझे बताइए क्या ये इतना आसान होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मतलब आप सोचिए कि 80 के 80 पूरी आप ले जाएंगे, किसी को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ थोड़ा सा हम दूसरे विपक्ष के लिए भी सोचें। राखी जी, ये लक्ष्य कठिन उनके लिए होता जो इस लक्ष्य से बहुत दूर होते। जब हमने आजमगढ़ जीता, जब हमने रामपुर जीता, तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ चुका है। अब हमें लगता है कि हम थोड़े से और परिश्रम से कोई भी लोकसभा सीट जीत सकते हैं और हमारे यहाँ उस पर काम भी शुरू हो चुका है। जिन बूथों पे हम कमजोर थे, जिन बूथों पे हमारे खाते नहीं खुलते थे, हमने उन पे भी काम शुरू कर रखा है। उस पे भी काम हमारे यहाँ जारी हो रहा है, उन बूथों को मजबूत कर देगा। तो हम अपने उस काम के दम पे जितनी भारत सरकार की योजनाएं, जितनी प्रदेश सरकार की योजनाएं, जिस तरह से जनता को सीधे उसका लाभ मिल रहा है, उस कार्य की चर्चा परिचर्चा करते हुए लोगों को पार्टी से जोड़ने के क्रम हमारे यहाँ जारी है और हमें अपने उसी काम के दम पे पूरी उम्मीद है कि हम भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी और 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ, जितनी सदस्य संख्या आज है भारत की संसद में, उससे भी ज्यादा संख्या के साथ नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, विवेक पांडे जी, क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है या भूपेंद्र चौधरी जी को जो लाया गया है, या ये भी बातें हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे पहले ब्राह्मण चेहरा देखा गया, फिर दलित पर आए, फिर ओबीसी पे आ गए, खैर ठीक है जो भी है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन के वक्त ये देखा गया था कि, और ये भांप लिया जाता है कि कहाँ किसकी कैसी नाराजगी थी और उसके बाद कैसे उसको कवर अप करना है, और आगे यदि वाकई में टारगेट 80 से 80 का है तो फिर उठापटक होनी थी, फेरबदल होना था, बदलाव होना था। और विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा भी कि लंबे समय से चेहरे को ढूंढ ही रहे थे कि एक ऐसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो 80 की 80 सीटें मोदी जी की झोली में डाले। तो क्या लगता है भूपेंद्र चौधरी जी का कमाल चल पाएगा? समाजवादी पार्टी कैसे लेती है इसको? मैं पहले तो पूरे मंच को सम्मान प्रणाम करते हुए पूरे मंच पे उपस्थित पैनलों को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, गणेश चतुर्थी की बधाई देता हूं और इसके बाद अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखता हूं। देखिए राखी, बड़ी विडंबना वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज उसी पश्चिम की बात कर रही है जहां पे किसान आंदोलन को दबाने का, कुचलने का, अपमानित करने का कार्य जहां से शुरू किया इन्होंने। ये परिपाटी कहीं छुपी हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे दुख की बात यह है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन का इन्होंने हनन किया, जिस प्रकार से किसानों की हत्या हुई, जिस प्रकार से किसानों की मृत्यु के बाद उनका लगातार अपमान किया गया, ये लाजमी बात है कि जाट, पश्चिम के जो जाट, गुज्जर या अन्य जातियों के लोग हैं वो नाराज थे। और उससे बड़ी बात, हमारे पश्चिम की एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात बता दूं, पश्चिम के हमारे सबसे ज्यादा बच्चे सेना में जाते हैं, पुलिस नौकरियों में आते हैं या सुरक्षा सेवा में जाते हैं। ये इस डैमेज कंट्रोल को, जो आप कह रहे थे, उसको वास्तव में कहा जाता है डैमेज कंट्रोल करना, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आपके मंच से सबसे बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार जो मुझे लगता है सालाना 48 करोड़ रुपए से अधिक का है, 1 लाख बच्चों को, जिसमें पश्चिम के बच्चे भी आते हैं, जो कि पश्चिम के संख्यात्मक आंकड़े सबसे ज्यादा बच्चों के यूपी पुलिस में, उनको दूसरे प्रमोशन के बाद ये दे रहे हैं 2800 ग्रेड पे, जो केवल वित्त और लेखा के लिए है। छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको,
जिनको कि 4200 रुपए ग्रेड पे मिलना चाहिए। मैं विषय पे आ रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय कभी स्थापित नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, आज ये ओबीसी की बात कर रहे थे, ओबीसी की रिपोर्ट मंगवाई योगी जी ने, कितनी भर्तियां हुई, 40 उसमें अफसर नियुक्त किए गए, लेकिन ये भूल गए कि जिस पश्चिम की बात ये करते हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय वहां से आता है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड समुदाय भी वहां से आता है। और उससे बड़ी बात समझने वाली समझिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय नहीं दी इन्होंने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को झुठला दिया। तो ये न्याय नहीं दे सकते, ये अनुसंधान नहीं है। इनको पता है कि पश्चिम इनको डैमेज करने वाला है। आरएलडी हमारी पहले से वहां बैठी हुई है और राष्ट्रीय लोकदल ने वहां के युवाओं के अंदर जो जोश भरने का काम किया, सकारात्मक विकास का प्रारूप दिखाने का काम क्या है जयंत चौधरी जी ने। मैं वास्तव में कहता हूं कि जयंत चौधरी जी पश्चिम के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। भाजपा लगातार उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को और जयंत चौधरी जी को रोकने का प्रयास कर रही है, ऑपरेशन लोटस चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दिक्कत है आरएलडी और समाजवादी पार्टी समर्पित लोग हैं, टूटने वाले लोग नहीं हैं। और जो ये लेकर के आए हैं, आप देखिए ये किस तरीके की परिपाटी है। ये बात सत्य है, मुख्यमंत्री को झूठ ना बोलना पड़े इसलिए 2 डिप्टी सीएम बना दिए इन्होंने। अब प्रदेश अध्यक्ष ये ढूंढ करके लाए हैं, इन्होंने कहा, उन्होंने त्याग पत्र दिया नहीं, वो पहले से ही नकारे जा चुके थे। स्वतंत्र देव सिंह जी को नेतृत्व ने पहले ही नकार दिया था, जनता ने पहले ही नकार दिया था। सबसे बड़ी बात अब जो ये लेकर के आए हैं, और एक विडंबना देखिए, इनके यहाँ तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की भी कमी होगी। जो अध्यक्ष इन्होंने अब बनाया, मैं तो सोच रहा था कि कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड कोई आएगा, लेकिन अब जो आए हैं वो भी ढाक के 3 पात वाली बात है। तो मुझे लगता है कि अब 10th के बाद एसएससी और 12th के बाद इंटर के लोगों को ज्यादा आवेदन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह के पदों के लिए उनकी लेकिन विवेक पांडे जी इसमें क्वालिफिकेशन कहाँ से आ गई? लंबे समय से संघ से जुड़े हैं। अमित शाह जब प्रभारी हुआ करते थे तब वो उस समय भी उनका एक पद था, मतलब एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते भूपेंद्र चौधरी के लिए कि अनुभव नहीं है। काम संगठन के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। एक संगठन विशेष के दायरे में काम करना और उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की परिधि से जोड़ना, दोनों बातें अलग अलग है राखी जी। और सबसे बड़ी बात है, आज आप जिस तरीके का प्रदेश अध्यक्ष लेके आते हैं, उसी तरह के विकास का प्रारूप राजनीतिक दल बनाते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट 2 मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, मैं वापस आती हूँ आपके पास। रविंद्र सिंह पटेल जी, क्योंकि सपा गठबंधन है, आरएलडी से हैं आप भी, और अभी विवेक पांडे जी ने बहुत कुछ कहा भी था आरएलडी को लेकर भी, खैर ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भूपेंद्र चौधरी जी को जिस तरीके से पूरी एक जिम्मेदारी दी गई है, फिलहाल उनका स्वागत हो गया, तमाम चीज़ें हो गई हैं, अब 80 का जो लक्ष्य है या एक्शन प्लान जो है, ये कितना सफल होता दिख रहा है? समाजवादी पार्टी या मैं आरएलडी की बात करूं क्योंकि गठबंधन में हैं आप, किस तरह से इसको आप एक कंपटीशन के तौर पर लेंगे या एक चुनौती की तरह मानते हैं या नहीं चुनौती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसे नहीं बनाती है, उसका अपना इंटरनल मामला है। और दूसरी बात है कि राजनीति में प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल चुनौतियां रहती हैं हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय विवेक पांडे जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल चरम पे रहा, उत्साहित रहा। परिणाम जरूर अपेक्षित नहीं आए, उसके कई और कारण हैं, उस विवेचना का विषय वस्तु है, लेकिन हम इस बात को बहुत समझते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा सकता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं बखूबी। अब जहां तक भूपेंद्र चौधरी जी की बात है, मैं अपने आप को विवेक पांडे जी से जोड़ता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, संयम की बात करती है, संस्कार की बात करती है, और उसका प्रदेश अध्यक्ष अपने माननीय विधायक के लिए नमूना शब्द इस्तेमाल करता है। इसकी हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से घोर निंदा करते हैं और मैं समझता हूँ इससे निंदा प्रस्ताव विधानसभा सदन में भी आना चाहिए कि उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने सम्माननीय विधायक को नमूना शब्द इस्तेमाल करता है। यह उनकी सोच और उनकी भाषाई मर्यादा को दर्शाता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, राजनीति में अपना कैरियर समझते हैं, सेवा भाव से आए हैं। हम चाहते तो हम कोई काम भी कर सकते थे, लेकिन हम राजनीति में आए हैं सेवा और समर्पण के भाव से आए हैं। मुझे भी आरएलडी में, मैं पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले से आता हूं, मुझे आरएलडी में काम करते 20-22 साल हो गया। 3 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं।
क्योंकि आरएलडी एक विचारधारा की पार्टी है और उसी आरएलडी लोकदल चरण सिंह की विचारधारा आदरणीय मुलायम सिंह जी, चौधरी अजित सिंह जी और आज अखिलेश और जयंत जी लेके चल रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय के बूते ही इस प्रदेश में हम अपने आप को कायम करेंगे, स्थापित करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ही हरा सकता है। ठीक है। आज उसका भय है कि भूपेंद्र चौधरी को आगे कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कितना भी बदल लें, वो केशव मौर्य को आजमा लिया, स्वतंत्र देव सिंह को आजमा लिया। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं अभी सुन रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े जनप्रिय हैं। मैं उनका ज्ञान स्पष्ट कर दूं कि ये 8 चुनाव लड़ चुके हैं अब तक और किसी भी चुनाव में जीत के नहीं आए हैं। ये अभी भी विधान परिषद में है। ये संगठन के नेता हो सकते हैं, कभी जनप्रिय और लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं। जनता का प्रिय होना और संगठन का, मैं संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अपने संगठन में, लेकिन जनता के बीच जब जाऊंगा तब मालूम चलेगा मेरा पैमाना कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ। ठीक है, ठीक है। अरविंद जयतिलक जी, 2 महत्वपूर्ण बातें तो हैं। देखिए, यदि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया चेहरा मिला, भूपेंद्र चौधरी का अनुभव है, मानते हैं, लेकिन एक बात वाकई में ये महत्वपूर्ण हो गई है कि अनुभव पे उनके सवाल नहीं होगा, किसी चीज पे सवाल नहीं होगा, लेकिन वो लोकप्रिय कितने हैं और उनके आने से जो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने उस चेहरे पर जताया या भूपेंद्र चौधरी पर जताया कि आने वाला मिशन 2024 और 80 सीटों का जो एक्शन प्लान है, ये पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसके लिए विपक्ष 100% श्योर है कि जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है, संगठन में उनका बहुत अनुभव हो सकता है। तो आपके नजरिए से कितना सफल होगी बीजेपी? राखी जी, इसको 2-3 आयामों से समझना होगा। यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जहां राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, संगठन की अपनी प्रमुख भूमिका होती है। संगठन के जरिए ही सरकार का निर्माण होता है। संगठन रीढ़ होता है और उसको नेतृत्व करने वाला, चाहे वह जनप्रिय हो या ना हो, लेकिन अगर मजबूत संगठन करता है, लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने की क्षमता है, कार्यकर्ता तैयार करने की क्षमता है, पोलिंग बूथ तक लड़ने की क्षमता है, तो लड़ाई जीत जाता है। अब देखिए, भूपेंद्र चौधरी को क्यों बनाया गया, इसको 2-3 संदर्भों में देखना होगा। एक तो यह कि चूंकि आप देखिए 2022 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, वहां पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने कड़ी टक्कर दी है। हालांकि आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर रहा, करीब 54% भाजपा को मिला है और 33% गठबंधन को मिला है। लेकिन अगर सीटों में देखेगी तो 15 जो है जाट विधायक जीते हैं, जिसमें 8 भाजपा के हैं और 7 जो है गठबंधन के हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की राजनीति में हमेशा दूरदर्शिता की विजय होती है। भूपेंद्र चौधरी को लाने का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 21% जाट है। हालांकि पूरे यूपी में केवल 2-3% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21% है। इसके अलावा राजस्थान का चुनाव होने जा रहा है नवंबर-दिसंबर में। वहाँ लगभग जो है 10% से लेकर 12% तक जाट है, करीब 2.25 करोड़ जाट है वहाँ पर, उनको भी साधना है। हरियाणा में 37% है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब वैसे अगर मान लीजिए पूरब से कोई अध्यक्ष बनता तो पश्चिम में नाराजगी होती, या दक्षिण में या रुहेलखंड में बनता, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए जमीन पर क्या हो रहा है। 2019 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भाजपा 64 सीटें जीते थी और 283 विधानसभा पर उसका बढ़त था। लेकिन 2022 में वो केवल 273 विधानसभा चुनाव जीती। यानी अगर दोनों का मिलाएंगे तो 9 सीटें भाजपा हार रही है। वो 9 सीटें कौन है? अगर आज की तारीख में देखेंगे तो आपका सहारनपुर है, आपका अमरोहा है, नगीना है, बिजनौर है। ये चारों सीटें बसपा की रही है 2019 में। इधर आप आइए तो संभल है, मुरादाबाद है, रामपुर है और थोड़ा और आ जाइए पूरब में तो मैनपुरी है। 4 सीटें सपा की रही है। आप उधर चले जाइए तराई में तो श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, पूरब में चले जाइए तो गाजीपुर, आपका जौनपुर, फिर इसके बाद जो है लालगंज, घोसी, ये सीटें, और इधर आ जाइए थोड़ा अवध वाले क्षेत्र में तो आपका रायबरेली है। यानी 15-16 सीटें जो है भाजपा हाथ धो बैठी थी। तो कुल मिलाकर के उसका पूरा जो है फोकस इसी पर है। दूसरी बात समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में 1,73,000 बूथें हैं। भाजपा 1,23,000 बूथों पर चुनाव जीती थी। अब उसका फोकस 30,000 ऐसे बूथ हैं जहां पर कि उसकी हार जो है 2,000-3,000 वोटों से हुई है, तो उस पर वो अपना फोकस बढ़ाई हुई है। तो यह कह देना मात्र कि केशव प्रसाद मौर्य को आपने आजमा के देख लिया, स्वतंत्र देव को, अरे भाई केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव के नेतृत्व में ही तो भाजपा जो है विधानसभा का चुनाव जीती है। तो आप इसको कैसे, किस अंदाज में देखते हैं? एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि जमीनी सच्चाई को
समझना चाहिए। और हाँ, बेशक ये आदरणीय विवेक जी सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ही भाजपा को चुनौती और टक्कर दे सकती है, लेकिन तभी संभव होगा जब आप रणनीतिक तौर पर जो है उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे, चाक चौबंद करेंगे जैसे भाजपा लड़ रही है। जी राखी जी। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा पहले। राखी जी बार बार विवेक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, मैंने पहले कहा कि वो हमारे संगठन के सिरमौर हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा, उसके लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। वो सरकार के मुखिया वो नहीं है, सरकार के मुखिया तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उनकी शिक्षा पे, उनके तमाम विषयों पे इस चर्चा का औचित्य नहीं है। उनके अनुभव को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से अपने जीवन की शुरुआत की और जिला अध्यक्ष होते हुए आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक आए हैं, तमाम पदों पे पार्टी को काम करते हुए आए हैं, तो कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उनका तालमेल है उसको देखते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनके नेतृत्व में प्रदेश का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में लड़ेगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन एक बात है, देखिए अभी अरविंद जय तिलक जी ने भी बता दिया कि कौन सी ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब हमने एक किसान आंदोलन भी देखा था, उससे जाट जुड़े थे, कौन जुड़ा था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप यदि फोकस्ड उन सीटों पर करते हैं या उस वर्ग विशेष के लिए करते हैं तो ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि बाकी जगह से सब कुछ अच्छा मिला है, कुछ जगह पे यदि हार गए तो फोकस करना चाहिए। लेकिन करेंगे कैसे? क्या सिर्फ भूपेंद्र चौधरी की वजह से ऐसा हो पाएगा? सवाल तो वही है, क्योंकि काम करना होगा ना। यदि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दूं, यदि जाट नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं ये देखना होगा हमें। और जातिगत समीकरण ही बहुत प्रभावी होते हैं यूपी इलेक्शंस में, और 2024 में भी आप देख लीजिएगा, चाहे गठबंधन हो या कोई भी हो, सब चीजें जो हैं वो मिक्सअप होके सामने आती हैं, वही रिजल्ट देती है। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से जात की राजनीति में विश्वास नहीं करती, परंतु उत्तर प्रदेश की राजनीति में जात की आप उपेक्षा भी नहीं कर सकते। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है, ये भी समझ लीजिए। और इन सारे समीकरणों पे काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश की बागडोर सौंपी है। तमाम योजनाएं जो भारत सरकार की। विवेक श्रीवास्तव जी, मतलब जातिगत समीकरण प्रभावी भी नहीं है और उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें कैसे हो गई एक जैसी? नहीं, बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे जिस वर्ग की वहां उस प्रदेश में बहुलता होते हुए भी मुख्यमंत्री उस जात वर्ग से नहीं दिया गया, जैसे झारखंड, जैसे हरियाणा, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप प्रवेश करेंगे तो जातिगत राजनीति यहाँ सच्चाई है, इसको आप देख करके आंख भी नहीं मूंद सकते। इसको, इस हकीकत को स्वीकार करते हुए यहाँ राजनीति करनी पड़ती है। भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है और देखिए, ना तो जाट हमसे नाराज थे, ना तो किसान हमसे नाराज थे। उन्हीं क्षेत्रों में हम जीत करके आए हैं। अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में हमारे आंकड़े क्या है। कुछ सीटों में हमारी कुछ सीटें हमारी कम हुई, लेकिन फिर भी हम इनसे बहुत आगे। ठीक है, हाँ रविंद्र जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे रविंद्र जी? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब किसान नाराज नहीं था तो आपके पार्टी के सिरमौर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश की जनता से माफी क्यों मांगे? क्यों उन्होंने कहा कि हमसे कहीं समझने में भूल हो गई या समझाने में भूल हो गई? उन्होंने ये कहा, आप सब लोग शब्दों के जाल बुनते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आप सब जो बात कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। आप सब लोगों ने जिस तरीके से हमारे देश की सौहार्द को बिगाड़ा है, जिस तरह के देश की संप्रभुता को आपने छेड़छाड़ की है, जिस तरह से संघीय ढांचे को तोड़ा और मरोड़ा है आपने, वो आपके अपदस्थ होने के बाद समझ में आएगा। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है रविंद्र जी, एक खैर समय हो गया है, लेकिन एक बात क्योंकि किसानों की बार बार निकली है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ था, 2024 भी है और अभी भी देख लीजिए, चाहे राकेश टिकैत जी हो, तमाम लोगों, वो अभी भी उनकी प्लानिंग अलग चल रही है, अभी भी नाराजगी है, अभी भी बड़ा आंदोलन प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। तो मुझे नहीं लगता कि न जाने कहाँ ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी हो गई है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। या तो सरकार नहीं निकाल पा रही है या तो किसान नहीं निकाल पा रहे हैं। ये जिद है इसके पीछे। आप बताइए, एक टेडी जैसा बदमाश मंत्री इनके कैबिनेट में क्या कर रहा है? उसके बेटे ने
पूरे पूरे देश की जनता ने, पूरे विश्व ने देखा कि वो जीप चढ़ा रहा है, कार चला रहा है, उसके बाद ऐसी कौन सी हरधर्मिता ठीक है। है कि आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, क्योंकि ये समय हो जिद गया है, और ये चर्चा जिद ही बड़ी इनको है, हराएगी। मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, मिशन 2024 के लिए कहते हैं ना कि 80 का जो एक्शन प्लान है, इसको आप पूरा कैसे कर पाएंगे? ये जो लक्ष्य है, ये विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, या फिर जो नया चेहरा आया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यूपी में, भूपेंद्र चौधरी का, ये क्या वो कमाल दिखा पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक इलेक्शन के पीछे, पर ठीक है, एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो शायद नैया पार लग जाए, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि आखिर कौन कितनी बाजी मारता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।